सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 प्रेशर विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो जितने भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद वाले चैप्टर्स हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पहला चैप्टर हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोब एंड पॉन्डर की। तो इसमें क्या है, हम क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या हमारी थिंकिंग स्किल्स हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कुछ दिनों पर विंड्स जो हैं, हवाएं, तेज़ हवाएं स्ट्रॉन्गर क्यों होती हैं, कुछ दिनों पर नहीं होती हैं। वाटर टैंक्स, पानी की टंकी को हाइट पर क्यों रखा जाता है, क्या एयर प्रेशर की वजह से हम दब सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो स्टॉर्म्स यानी जो चक्रवात होते हैं या जो आपके स्टॉर्म्स होते हैं, तूफ़ान होते हैं, वो कैसे बनते हैं। अगर अर्थ ने अपना रोटेशन स्टॉप कर दिया तो क्या तब भी साइक्लोन्स बनेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो फॉलन लीव्स होती हैं, ग्राउंड पर गिरी हुई होती हैं, जब हवा चलती है तो वो हवा में ऐसे घूमती हैं, ठीक है, या हवा उनको उड़ा ले जाती है, ठीक है। या जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ट्री है, तो ये बेंड होता है, इधर को सब बेंड होते हैं, तो स्वे करते हैं, बेंड होते हैं जब तेज़ हवा चलती है। तो क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है, मतलब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लीव्स गिरी हुई होती हैं या जो पेड़ होते हैं उस तरह बेंड क्यों होते हैं, लीव्स हवा में क्यों उड़ती हैं। डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्रीज टू बेंड, तो क्या हवा जो है वो फोर्स अप्लाई करती है फॉलन लीव्स पर, या जो ट्रीज़ हैं उनको बेंड करने के पीछे फोर्स लग रहा है, विंड फोर्स लगा रही है। तो ऐसे ही सिमिलर इफ़ेक्ट्स को हम जो फोर्स लगाती है विंड, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिमिलर इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि स्लैमिंग ऑफ डोर, जब तेज़ हवा चलती है तो डोर तेज़ी से बंद हो जाता है। रैटलिंग ऑफ विंडोज़, यानी खिड़कियां जो हैं वो खड़खड़ाती हैं। फ्लटरिंग ऑफ क्लोथ्स, अगर कपड़े आपने देखे होंगे उड़ने लगते हैं। तो हाउ डज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है कि जब विंड फोर्स लगाती है तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फिनोमेना होने लगते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर, जब हवा फोर्स लगाती है, फोर्स एक्सर्ट करती है तो विंड प्रेशर बनता है, ठीक है, विंड प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये सारे इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स और प्रेशर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड समझेंगे, अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे फोर्स और प्रेशर की वजह से ये नेचुरल इवेंट्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि तूफ़ान आना, चक्रवात बनना, ये सारी चीज़ें। तो पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। मेघा एंड हर ब्रदर, तो यहाँ पे ये भाई बहन है, ये दोनों पिकनिक पे जा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट तक ये वॉक करके जा रहे हैं। दोनों ने बैग ले रखा और दोनों के बैग में सेम चीज़ें हैं, ठीक है, यानी जितना कि इसके बैग का वज़न है उतना ही इसके भी बैग का वज़न है। लेकिन पवन जो है वो बार बार अपने बैग को एडजस्ट कर रहा है, अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। तो मेघा आस्क, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे बैग के साथ में। तो पवन कह रहा है कि येस इट इज़ हर्टिंग माई शोल्डर्स, उसको कंधों में दर्द हो रहा है। तो मेघा कह रही है हमारे बैग्स तो इक्वली हैवी हैं, जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास है सामान, तो तुम्हारे बैग की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मुझे क्यों नहीं हो रही है। तो पवन 1 मिनट लेता है और फिर रिप्लाई करता है कि शायद हमारे जो बैग के स्ट्रैप्स हैं उनमें डिफरेंस है। उसके बैग के स्ट्रैप्स कैसे हैं, नैरो हैं, जबकि उसकी सिस्टर के बैग के स्ट्रैप्स चौड़े हैं। ये पतले स्ट्रैप्स हैं उसके पवन के बैग के, और इसके बैग के स्ट्रैप्स चौड़े हैं। तो क्या सच में शेप और साइज़ का, स्ट्रैप के शेप और साइज़ का फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी कैरी अ बैग वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर। जब हम एक बैग कैरी करते हैं, ठीक है, तो उसका जो फोर्स है वो हमारे कंधों पर लगता है, ओके। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे कंधों पर काम करता है, ठीक है, ओके। सो जब हम क्या करते हैं ना, एक बैग को कैरी करते हैं, तो ये जो वेट है, जो हमको वेट फील होता है हमारे कंधों पर, वो किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। तो वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रैप्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, क्योंकि वो हमारे कंधे का एक
छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, जो पतले स्ट्रैप्स हैं, इसलिए सारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे शोल्डर्स पर एक्ट कर रहा है। जबकि जो बैग में ब्रॉड स्ट्रैप्स हैं, चौड़े स्ट्रैप्स हैं, तो वो हमारे कंधे का एक बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से हमको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ऐसे बैग को कैरी करना जिसमें स्ट्रैप्स चौड़े हों। जबकि नैरो स्ट्रैप वाले अगर हम बैग लेकर के चलेंगे तो हमको दिक्कत महसूस हो सकती है। अगर बोथ बैग्स का वेट सेम भी हो तब भी जो चौड़े स्ट्रैप वाले बैग होते हैं ना, उनको कैरी करना हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि हमारे कंधे का एक ज़्यादा एरिया वो स्ट्रैप्स कवर कर रहे होते हैं, तो हमको इतना वज़न फील नहीं होता है बैग का। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व वी डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। तो इसको हम कह सकते हैं प्रेशर। जिस एरिया पर वो फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, उस क्वांटिटी को हम प्रेशर बोलेंगे, विच इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होता है प्रेशर। तो यहाँ से हमको मिलता है प्रेशर का फॉर्मूला कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन area. At this stage we will consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. यानी कि इसमें हम सिर्फ perpendicular forces के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं broad straps reduce the pressure exerted by the bag on our shoulders as compared to narrow straps. तो जो broad चौड़े straps है बैग के, वो प्रेशर को कम करते हैं। जो बैग हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर को ब्रॉड स्ट्रैप्स कम कर देते हैं। हमारे कंधों पर हमको इतना प्रेशर फील नहीं होता है जितना कि नैरो स्ट्रैप्स की वजह से होगा। इसीलिए जब हम एक ब्रॉड स्ट्रैप वाले बैग को कैरी करते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद द ब्रॉड हैंडल दैन विद द नैरो हैंडल। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। अगर आपके घर में 2 बकेट्स हों, ठीक है, तो आप उनका अगर एक का हैंडल नैरो होता है और अगर एक का ब्रॉड हो, तो आप उनमें पानी भर के दोनों को उठा के देख लो, दोनों में बराबर पानी भरो, उनको उठा करके देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि उस बकेट को लिफ्ट करना ज़्यादा ईजी होगा जिसका हैंडल ब्रॉड होगा। ठीक है, Similarly, we have seen that when people carry loads like pots or vegetable baskets on their heads, जैसे कि इस फिगर में दिखा रहे हैं, they often place a round piece of cloth under the loads. In both the cases, the objective is to reduce pressure by increasing the area over which the weight acts. तो इसीलिए जो लोग सर पे बहुत ज़्यादा लोड लेकर के चलते हैं वो क्या करते हैं, एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ, ये यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, इस लेडी ने भी लगा रखा है, ठीक है, इसको लगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों का ही इन चीज़ों का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रेशर को कम करना। ठीक है, तो ये इसका मुद्दा है। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से हमको प्रेशर की डेफिनेशन मिल जाती है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। SI यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन, और एंड दैट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो हमको प्रेशर का SI यूनिट पता चल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स का यूनिट SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, SI यूनिट प्रेशर का। दिस यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पास्कल, और इसको PA से हम डिनोट करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ दिया है कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा किसी कार्डबोर्ड के 2 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा उस कार्डबोर्ड पे। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 रख दिया, एरिया 2 मीटर स्क्वायर रख दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें रिकॉर्ड करना है। ड्राइविंग एन आयरन नेल, आप एक कील ठोंकने वाले हो, ठीक है, बाय द हेड ऑफ द नेल, यानी कि ये आपका नेल है, ठीक है, तो अगर आप इस तरफ से लगाओगे, अगर हथौड़ा मारोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, या इसको उल्टा करके, यानी इसका सर नीचे करके ऐसे आप करोगे तब ज़्यादा इजी रहेगा। तो बाय द हेड ऑफ द नेल हमको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, इसका सरफेस एरिया ऊपर के हेड का ज़्यादा होगा, तो आराम से हम इस पर प्रेशर
फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंटेड नेल अगर ऊपर रहेगा, सर ज़्यादा रहेगा, सर नीचे रहेगा, तो इसका सर जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, वो ईजिली अंदर नहीं जाएगा। जबकि पॉइंटेड एरिया यानी यहाँ पे कम सरफेस एरिया है, ऊपर ज़्यादा है, तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो ईजिली नेल अंदर ड्राइव हो जाएगा। ऐसे ही कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ, जब हम शार्प एज की तरफ से एप्पल को कट करेंगे तो हमको इजी रहेगा, जबकि इधर से हम करेंगे ब्लंट एज की तरफ से तो हमको डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्टिविटीज़ जो हैं ये आप घर पे, दोनों तो नहीं, ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार शार्प एज से काट के देखो एप्पल को, और एक बार आप ब्लंट एज से नाइफ़ के काट के देखो एप्पल को। इस पर इजीली कट हो जाएगा, क्योंकि एक छोटे एरिया में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो एरिया छोटा है तो रिजल्टिंग प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिससे कि टास्क ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस एप्पल में, जैसा आप देख सकते हैं, जब फोर्स जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया छोटा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो काम आसानी से हो जाएगा। जबकि जब हम एक नेल पर करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से जब हम एक नेल को यानी एक कील को उसके पॉइंटेड एंड की तरफ से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो हमको ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, एप्पल को जब हम काटते हैं शार्प एज से तो हमको ज़्यादा आसान होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। क्या है, दो इन्होंने ले लिए हैं वो प्लास्टिक के पाइप्स या ट्रांसपेरेंट ग्लास हैं। दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन डायमीटर दोनों का, ये इसका ज़्यादा है, ये इसका कम है डायमीटर, तो दोनों का डायमीटर डिफरेंट है। ठीक है, दो अच्छी क्वालिटी के हमने बलून्स ले लिए और उनको दोनों एंड पे पाइप के लगा दिया है। अब क्लैंप, ये क्लैंप है आपका, ठीक है, इससे हमने ये दोनों पाइप्स को अटैच कर दिया है। दोनों पाइप्स में हमने बराबर पानी भरा है, आधा इसको भी भरा है, आधा इसको भी भरा है। ठीक है, अब हमें ऑब्जर्व करना है बलून्स के साथ क्या हो रहा है, क्या बलून्स फूल रहे हैं, क्या दोनों बराबरी से सेम एक्सटेंट पे फूल रहे हैं। ठीक है, तो यस, दोनों सेम एक्सटेंट पे फूल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो दोनों पाइप्स हैं इनका डायमीटर क्या है, डिफरेंट है। वेट ऑफ द वाटर वो भी डिफरेंट है, डायमीटर डिफरेंट है तो वेट ऑफ द वाटर भी डिफरेंट होगा, लेकिन बल्जिंग जो है दोनों बैलून्स की वो बराबर हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि द वेट ऑफ द वाटर इन द पाइप्स कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बलून्स, यानी कि पानी का जो वज़न है इन पाइप्स के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बैलून की बल्जिंग में। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या ये जो वाटर कॉलम है, जो पाइप है, ये रीज़न है। तो यस, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज, यानी कि जो वाटर कॉलम है इसमें जो प्रेशर लगा रहा है वाटर कॉलम वो रिस्पॉन्सिबल है बलून की बल्जिंग के लिए। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है कि इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स प्रोड्यूस इक्वल बल्जेस इन द बलून्स, यानी कि हमने दोनों में इक्वल पानी भरा था ना, इक्वल वाटर कॉलम हाइट था, तो अगर दोनों में बराबर पानी भरा है, चाहे इन दोनों का डायमीटर अलग ही क्यों ना हो, ठीक है, हाइट जो है इक्वल है तो इक्वल बल्जिंग प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वाटर कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ना कि पानी का वज़न। ठीक है, तो भले ही दोनों का डायमीटर अलग है लेकिन इक्वल बल्जिंग हुई है, क्योंकि वाटर कॉलम जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे ये एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या होगा अगर हम पानी का हाइट इंक्रीज़ कर दें, तो बलून में बल्जिंग कैसी होगी, कितनी होगी। तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं, एनी वन ऑफ द पाइप्स में, किसी भी एक पाइप में पानी ज़्यादा डाल दो, इन्होंने ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया। ठीक है, हमने बलून की बल्जिंग को ऑब्जर्व किया, इस प्रोसेस को रिपीट किया गया, हर बार ज़्यादा पानी भरते गए, तो क्या नोटिस किया गया कि बल्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ये बल्ज कम है, इसका बल्ज
पानी बढ़ाया तो ये ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये पूरा जो वाटर आपका कॉलम है, ये इसकी हाइट जितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना बलून की बल्जिंग होगी, वाटर के वेट से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बल्ज ऑफ द बलून इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे वाटर कॉलम में पानी की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। Thus, as the height of the water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of the pipe also increases. जैसे जैसे पानी का हाइट बढ़ता जाएगा, वाटर का नीचे जो बॉटम है उसका पाइप का, वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से बलून फूलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ वेसल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो कोई भी लिक्विड अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसी वेसल के अंदर, तो वो डिपेंड करता है उसके कॉलम की हाइट पर, जिस कंटेनर में वो है उसमें कितनी हाइट तक पानी भरा गया है। दिस इज़ द रीज़न, इसी रीज़न की वजह से ओवरहेड टैंक्स यानी कि जो टंकियाँ होती हैं पानी की, उनको हाइट पे लगाया जाता है, सो दैट द प्रेशर इन द टैप्स इज़ इंक्रीज्ड, जिससे कि जो नलों में पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाए और एक अच्छे फ्लो में आपको पानी रिसीव हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप लिखेंगे कि जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड किसी वेसल में जब प्रेशर एक्सर्ट करती है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ इट्स कॉलम, कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे से पानी का फ्लो आता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हो किसी 3 स्टोरी बिल्डिंग में, ठीक है, और ओवरहेड वाटर टैंक है, ऊपर रखा हुआ है टंकी टॉप फ्लोर पर, तो विल यू और योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, आपका फ्रेंड जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है और बिल्कुल टॉप पे पानी की टंकी रखी हुई है, तो किसको ज़्यादा अच्छे से पानी मिलेगा, ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीम टैप वाटर की कौन रिसीव करेगा, आप या आपका फ्रेंड? तो इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, एक और एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, टेक अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल। एक यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए, उसका कैप रिमूव कर दीजिए, 4 होल बनाइए बॉटम के पास में, चारों साइड पे बना दीजिए किसी नीडल या नेल की हेल्प से। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम एज शोन। ये देखिए इन्होंने तीनों होल्स जो हैं वो सेम हाइट पे बनाए हैं, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। सील द होल्स विद अ टेप एंड फिल द वाटर बॉटल। अब हम इन होल्स में सेलो टेप लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, वाटर बॉटल को पानी से फिल कर दिया, टेप रिमूव किया सारे होल्स में से एक ही टाइम पे, सेम टाइम पर तीनों टेप्स रिमूव किए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू द होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वाटर जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उन होल्स में से। तो हमको इस ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ अ कंटेनर। जब वाटर प्रेशर लगा रहा है कंटेनर के चारों तरफ, तभी वो पानी उन होल्स में से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, सिर्फ बॉटम पे नहीं, किसी कंटेनर के बॉटम पे नहीं, बल्कि इसकी साइड्स पर भी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि लिक्विड जो है वो चारों डायरेक्शन में, जिस भी वेसल के अंदर वो है, वो चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर आपकी किसी भी बॉटल में कहीं पर भी लीकेज हो जाता है, कहीं पर भी कोई छेद हो जाता है ना, तो वहाँ से पानी गिरना इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि लिक्विड जो है वो सिर्फ बॉटम में प्रेशर एक्सर्ट ना करके चारों तरफ एक्सर्ट कर रहा है, इसीलिए उन होल्स में से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। You must have seen water spurting out like a fountain from leaking joints or holes in water pipes. पाइप आपने देखे होंगे फट जाते हैं उनमें या लीकिंग जॉइंट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल फव्वारे की तरह पानी फेंक रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स। तो पानी फ्लो में आ रहा होता है और प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड वॉल्स पे, पाइप के चारों ओर,
तो इस वजह से उन होल्स में से, उन लीक्स में से, जो लीकिंग जॉइंट्स होते हैं उनमें से पानी बाहर आ रहा होता है। एवर हर्ड ऑफ, डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज़ मच ब्रॉडर दैन द टॉप? क्या आपको पता है कि जो डैम है उसका जो बेस होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है उसके टॉप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज अ ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम। क्या है? ब्रॉड बेस स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है डैम के, इसके अलावा ऑल्सो विदस्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। ठीक है, तो बॉटम पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो उसको खड़ा रखने के लिए डैम को इस तरह बनाया जाता है कि नीचे जो है वो ज़्यादा चौड़ा रहे, तो उस पर वाटर प्रेशर लगाएगा तो डैम आसानी से खड़ा रहेगा। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम exerts pressure horizontally on the side walls of the dam and vertically on the floor due to the height of the water level। तो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का प्रेशर लग रहा है। वर्टिकल प्रेशर लग रहा है फ्लोर पे और हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, यानी ऐसे प्रेशर लग रहा है इसकी वॉल्स पे डैम की। ठीक है, क्यों? उसके हाइट की वजह से, वाटर लेवल की हाइट की वजह से। द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली इज़ वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम। तो जो प्रेशर हॉरिजॉन्टली लग रहा है वो बॉटम के पास यानी नीचे के जगह पर वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। दस टू विदस्टैंड द प्रेशर द बेस ऑफ द डैम इज़ मेड ब्रॉडर। तो ये चीज़ यहाँ पे ब्रॉड बनाई जाती है ताकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के प्रेशर को बर्दाश्त कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अभी हमने पढ़ा लिक्विड के बारे में, तो अभी हमने पढ़ा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ के आसपास जो एक एनवेलप बना रखा है एयर ने, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपको एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी यहाँ से मिल जाती है। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स, तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर क्या क्या होगा? नाइट्रोजन होगा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कम अमाउंट में भी होती हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स, कई किलोमीटर तक। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। तो हम इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक हमने ली है पेपर प्लेट, ठीक है, उसको उल्टा करके रख दिया और उससे एक स्टिक को हमने चिपका दिया। ठीक है, प्लेन सरफेस पे हमने ये पेपर प्लेट को प्लेस कर दिया। अब दो बिल्कुल सेम डायमेंशन के चार्ट पेपर लिए, 70x56 70x56 सेंटीमीटर का हमने ले लिए दो चार्ट पेपर। ठीक है, एक शीट को हमने क्या किया? 2 बार फोल्ड किया और उसके बीच में एक होल बनाया। उस चार्ट पेपर, फोल्डेड चार्ट पेपर के बीच में इतना होना चाहिए होल कि इस स्टिक में से वो चार्ट पेपर पास कर जाए। ठीक है, प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर प्लेट। अब यहाँ पे प्लेट रखी है, उस प्लेट के ऊपर हमने ये फोल्डेड चार्ट पेपर को लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? इस स्टिक की हेल्प से इस प्लेट को उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे हमको कितना एफर्ट लग रहा है इस पेपर को उठाने में। ठीक है, अब इसी में कर लेते हैं दूसरी एक्टिविटी। इसमें हमने क्या किया? ये चार्ट पेपर पूरा बड़ा है, ठीक है, इसको हमने फोल्ड नहीं किया है। इसमें भी हमने वही किया, पेपर प्लेट को इन्वर्ट करके, उल्टा करके स्टिक चिपकाया, चार्ट पेपर में होल करके स्टिक के आर पार किया। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू पेपर प्लेट को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कितना एफर्ट हमको लग रहा है। तो किस केस में लिफ्टिंग ईजियर होगी? फोल्डेड पेपर के साथ में या अनफोल्डेड चार्ट पेपर के साथ में? तो इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट व्हेन इट इज़ कवर्ड विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर। तो ज़्यादा एफर्ट आपको कब लगेगा? इस केस में। इस केस में क्यों लगेगा? क्योंकि जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर है ना, देखो, व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर, तो एरिया ऑफ द कवरिंग शीट इंक्रीजेज। अब ये एरिया इसका क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, जब एरिया बढ़ गया तो हमको पेपर प्लेट को लिफ्ट करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है, नोटिस दैट द वेट ऑफ द कवरिंग शीट हैज़ नॉट चेंज्ड। वेट चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने चार्ट पेपर तो आइडेंटिकल लिए थे ना, ये भी सेम
डायमेंशन का था, ये भी सेम डायमेंशन का था। डिफरेंस किस में आ रहा है? सिर्फ एरिया में। इसका एरिया छोटा है क्योंकि हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये इजीली उठ जाएगा, और इसमें एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द कवरिंग शीट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। एयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। दिस फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एरिया। जैसे ही एरिया बढ़ा तो एयर ने जो फोर्स लगाया वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो the air is exerting a force on the paper plate which increases as the area of the sheet covering it increases. As force per unit area is pressure, we can conclude that the air exerts pressure on the paper sheet. जैसे ही एरिया बढ़ रहा है, एयर का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमको पेपर को लिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है, वो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जबकि इसमें हमको क्या होगा, कम सरफेस एरिया है तो एयर भी कम प्रेशर लगा रही है, सॉरी कम फोर्स लगा रही है, ठीक है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एयर सभी ऑब्जेक्ट्स पर बराबर प्रेशर लगाती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, हम खुद भी, उस पर भी एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। When you blow air into a balloon, it gets inflated. Why? जब हम बलून में हवा भरते हैं, फूंकते हैं, तो ये फूल जाता है। ऐसा क्यों है? This is because the air being filled inside the balloon exerts pressure on the walls of the balloon. तो एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है बलून की वॉल्स पे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये बलून, ठीक है। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? तो यस, इसीलिए जो बैलून है वो सारे डायरेक्शन से बराबर को फूलता है। ऐसा तो नहीं कि एक जगह ज़्यादा फूल गया, एक जगह कम फूला, ऐसा नहीं है, बराबर चारों दिशाओं में बराबर फूलता है बैलून। वॉट हैपन्स व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ? अगर आप बैलून को उसका मुंह बंद किए बिना, जैसे किसी चीज़ हम उसको बांध देते हैं बैलून को, अगर आपने बांधा नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया बैलून को, तो क्या होगा? द एयर एस्केप्स फ्रॉम द बैलून, ठीक है। बैलून से क्या होगी? एयर निकल जाएगी। तो वाई डज द एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून? क्यों निकल जाएगी? इसके बारे में एक और एक्टिविटी दी हुई है कि ये बैलून में से एयर क्यों निकल जाएगी, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक सकर की एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सकर, ये इस टाइप के जो सकर है आजकल बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा, आपके घर में अगर कुछ ऐसे टूथब्रश स्टैंड्स वगैरह भी होते हैं जिनमें सकर होता है, वॉल माउंटेड जो स्टैंड्स होते हैं जो नॉन एडेसिव होते हैं, उनको आप देख सकते हो, उनको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, वो एयर ट्रैप करके इस तरह से दीवार में अपने आप ही चिपक जाते हैं, ठीक है। तो एक रबर का सकर ले लिया है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, उसको हमने एक स्मूथ फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, उसको हमने आराम से उसको प्रेस किया, ओके। अभी क्या हो रहा है, क्या वो स्टिक कर जाएगा, सरफेस पर चिपक जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल चिपक जाएगा। अब उसको खींचने की वापस कोशिश करिए, तो डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इट ऑफ? बिल्कुल आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। क्यों होगी, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन वी प्रेस द सकर, जब हम एक सकर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ प्लेस्ड इज पुश्ड आउट। क्या हो रहा है, इस कप के बीच में जो एयर है और जिस सरफेस पे उसको रखा गया है, इन दोनों के बीच में जो एयर है, तो ज़्यादातर हवा क्या हुई, निकल गई, ठीक है। तो जो एयर प्रेशर है वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो गया और ये सकर जाके चिपक गया सरफेस पे, बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द सकर इज़ हायर। अभी क्या हो रहा है, ये सकर है अगर, और ये आपका दीवार है, तो इसको जब हमने यहाँ पे दबाया, इन दोनों के बीच का जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है, प्रेशर कम हो गया, तो ये जाके इस सरफेस से चिपक गया। इसलिए चिपक गया क्योंकि आसपास का जो एयर प्रेशर है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर जो अंदर है वो कम है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए सकर जाके एकदम से चिपक जाता है। अब जब हम उसको सरफेस से अलग करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, द अप्लाइड फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड द सकर एंड इनसाइड द सकर। अभी क्या होगा, जब हम इसको खींचने की वापस कोशिश करेंगे, इसको दीवार से निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमको इतना फोर्स इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो बाहर का प्रेशर है, ठीक है, वो
और अंदर का जो प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी हवा का गैप बनता है ना, जैसे ही उसको थोड़ी सी भी हवा मिलती है, वहाँ पे हवा एकदम से भर जाती है, एकदम से प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, हाई प्रेशर एकदम से उसमें एंटर करता है, और उसमें क्या होता है, जगह जैसे ही बनती है वो तुरंत सकर दीवार को छोड़ देता है। तो ये इसका फिनोमिना होता है। तो डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? कितना बड़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम ओवर एन एरिया ऑफ 15 by 15, बहुत छोटी बात करें, 15 by 15 सेंटीमीटर का कोई एरिया है, इस पर ऊपर से जब एयर प्रेशर लगा रही है वो कितना है, इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। उतना ही है जितना किसी 225 किलो के मास पर एयर प्रेशर डालेगी। तो एयर सब जगह बराबर प्रेशर लगाती है, ठीक है। कोई 225 किलोग्राम के वेट का चीज़ होगा, उस पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, इस पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, ठीक है। द रीज़न, इसको न्यूटन में लिखा है 2250 न्यूटन। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट, हम क्यों इस वेट के अंदर नहीं अंडर दब नहीं रहे हैं। 15 by 15 सेंटीमीटर पे जो एयर फोर्स लगा रही है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है, वो कितना है, 225 kg के बराबर है। हम इसके नीचे इसलिए नहीं दब रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो बाहर के प्रेशर से बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड गैसेज इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, बहुत सारी गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं टिश्यूज़ में, ठीक है, ऑर्गन्स बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड्स का, गैसेस का हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है जितना कि बाहर है। तो इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इस 225 किलोग्राम के बराबर जो वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, इसके नीचे हम दब नहीं रहे हैं। अ स्टेप फर्दर, इसके बारे में देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, एरिया की है मीटर स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो नोन एज पास्कल, इसको पास्कल भी बोलते हैं। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिली बार, प्रैक्टिकल यूनिट है मिली बार, जो 100 पास्कल के बराबर होता है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टो पास्कल, हेक्टो पास्कल से भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू 100 PA, ये भी 100 पास्कल के ही बराबर है। तो अभी हम, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको अभी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मेशन ऑफ विंड, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़िएगा, जो भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकल के आ सकते हैं, एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।